हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता मेश्राम, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार, भिलाई। आज मैं आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विषय में बताना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुद्रा कोष भी कहते हैं। यह एक मौद्रिक संस्था है। इसकी स्थापना प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य की अवधि में विद्यमान वित्तीय परिस्थितियों का परिणाम थी। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। उसमें से भारत भी एक सदस्य है। अब मैं आना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौता अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्नति करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों में मुद्रा नीति संबंधी सहयोग स्थापित करता है और मुद्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत एवं सहयोग के माध्यम से हल करता है। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने के कारण रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है, और जब रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। तीसरा उद्देश्य है विनिमय दर में स्थिरता। विनिमय दर में स्थिरता सदस्य देशों की विनिमय दर को स्थायी बनाए रखने का प्रयत्न भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। चौथा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की विषमता को दूर करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों की अदायगी शेषों में होने वाले असंतुलन को दूर करने का प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को विदेशी मुद्राएं बेचता व उन्हें उधार भी देता है। पांचवा उद्देश्य है विनिमय नियंत्रण को हटाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोष सभी प्रकार के विनिमय नियंत्रणों को निरुत्साहित करता है, अर्थात हटाता है। छठवां उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को कम करना। जिन देशों का भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है, अर्थात आयात एवं निर्यात के बीच असंतुलन की स्थापना हो जाती है, तो उसे दूर करने के लिए भी मुद्रा कोष अल्प समय में उसे क्रियात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए कोष उस देश को अल्पकालीन ऋण देता है। सातवां उद्देश्य है उत्पादक पूंजी विनियोग। एक देश दूसरे देश को दीर्घकालीन पूंजी के लाभदायक उपयोग में भी योगदान देता है, जिससे उत्पादक पूंजी का विनियोग होता है। आठवां उद्देश्य है असंतुलित आर्थिक विकास में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों, विशेषकर पिछड़े हुए राष्ट्रों को संतुलित आर्थिक विकास में सहायता देता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार का उच्च स्तर स्थापित करने में योगदान देता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यतः 8 उद्देश्य हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कौन बन सकता है या सदस्यता प्राप्ति की शर्तें। मुद्रा कोष की सदस्यता कोई भी देश प्राप्त कर सकता है। यदि मुद्रा कोष के चार्टर की सब धाराओं का पालन करने का वचन देता है। जो देश कोष का सदस्य न रहना चाहे वह निश्चित सूचना देकर कोष की सदस्यता का परित्याग भी कर सकता है। कोष के नियमों का पालन न करने अथवा आदेशों का उल्लंघन करने की दशा में सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है, किंतु इसके पूर्व उस सदस्य राष्ट्र को पहले चेतावनी या
नोटिस दी जाती है कि आपकी सदस्यता समाप्त की जा रही है। इस प्रकार से मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बनने के नियम बताए। अब बताना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संचालन कैसे होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संचालन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं जो कि सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। प्रत्येक देश का एक गवर्नर्स और एक विकल्प गवर्नर होता है। दूसरा है निदेशक मंडल। कोष के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन हेतु निदेशक मंडल होता है। इसे प्रबंध मंडल भी कहते हैं। इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और शेष अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य सबसे अधिक अभ्यंश वाले देशों के होते हैं और अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। वर्तमान में निदेशक मंडल की सदस्य संख्या 24 है। तीसरा है प्रबंध संचालक। कोष के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु एक प्रबंध संचालक होता है। इसे कार्यकारी निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्ष जो कि कार्यकारी निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और केवल निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्य समिति के अंतर्गत 3 मुख्यतः अधिकारी होते हैं। अब मैं आना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य। अब मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य अथवा कार्य प्रणाली के विषय में बताना चाहूँगी जो कि निम्नलिखित है। भुगतान पहला है भुगतान संतुलन के अस्थायी असंतुलन को ठीक करने के लिए ऋण देना। मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को उनके भुगतान कोष के अस्थायी घाटे की पूर्ति के लिए यथासंभव संकटकालीन ऋण उनके केंद्रीय बैंकों के माध्यम से देता है। यह कोष किसी विशेष उद्देश्य या प्रोजेक्ट के लिए उधार नहीं देता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है उनके द्वारा सदस्य देश अपने कोषों को पुनः एकत्रित कर सकते हैं अथवा आयातों या अन्य विदेशी उद्देश्यों के बड़े भुगतान कर सकते हैं। दूसरा कार्य है प्रत्येक सदस्य द्वारा विनिमय दर निर्धारित करना। सदस्य राष्ट्रों को अपनी मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण अथवा अमेरिकी डॉलर में घोषित करना होता है। ऐसा होने पर विभिन्न देशों की विनिमय दरों के आपसी निर्धारण में कठिनाई नहीं होती। तीसरा कार्य है विनिमय दर में परिवर्तन। मुद्रा कोष के प्रावधानों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों को सम मूल्यों में 10% की कमी अथवा वृद्धि का अधिकार है। यदि सम मूल्यों में परिवर्तन 10 से 20% के मध्य है तो सदस्य राष्ट्रों को मुद्रा कोष की पूर्वानुमति आवश्यक है, जो मुद्रा कोष को सूचना प्राप्ति के 72 घंटों के अंदर प्रदान करनी होगी। 20% से अधिक परिवर्तन की दशा में सदस्य राष्ट्रों को अनुमति उसी दशा में प्रदान की जा सकती है जबकि ऐसे परिवर्तन का अनुमोदन 2/3 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किया जाए। तीसरा कार्य है विदेशी मुद्रा का ऋण। सदस्य देश के भुगतान संतुलन यदि घाटा में है तो उसे मुद्रा कोष उस देश को वह विदेशी मुद्रा जिसकी उसे आवश्यकता है निश्चित विनिमय दर पर ऋण के रूप में देता है ताकि वह देश अपनी विदेशी देनदारी का भुगतान कर सके। ऐसे ऋण केवल अल्पकाल के लिए ही दिए जाते हैं। 5वां कार्य है संकटकालीन सुविधाएं। संकटकालीन सुविधाएं मुद्रा कोष विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंधों के विरुद्ध है, परंतु संकट काल में सदस्य देशों को विनिमय प्रतिबंधों को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। 6वां कार्य है साधनों की तरलता। यदि कोई देश मुद्रा कोष से ऋण लेता है तो अपनी मुद्रा बेचता है और किसी अन्य देश की मुद्रा खरीदता है। अतः इस बात का भय रहता है कि ऋणी देश अपनी मुद्रा के बदले में क्रय करते चले जाए, जिससे मुद्रा कोष के पास ऐसी मुद्राओं की पूर्ति बढ़ जाए जिसकी मांग नहीं है
और ऐसी मुद्राओं की पूर्ति समाप्त हो जाए जिनकी मांग बहुत है। अतएव साधनों की तरलता रखने के लिए 3 उपाय करता है। पहला, जो सदस्य देश स्वर्ण के बदले कोई विदेशी मुद्रा खरीदना चाहे वह ऐसा कर सकता है। दूसरा, यदि कोष के पास किसी सदस्य की मुद्रा उसके कोटे से अधिक है तो वह कोष से अपनी अतिरिक्त मुद्रा सोना देकर खरीद सकता है। तीसरा, प्रत्येक देश को कोष के पास रखी अपनी मुद्रा का कुछ भाग स्वर्ण या प्रतिभूतियां देकर प्रतिवर्ष दोबारा खरीदना होगा। 7वां कार्य है मुद्राओं का क्रय विक्रय। मुद्रा कोष के पास सभी सदस्य राष्ट्र की मुद्राओं का संचय रहता है। आवश्यकता के समय कोई भी सदस्य राष्ट्र मुद्रा कोष से विदेशी मुद्रा क्रय कर सकता है। विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए क्रय करने वाले देश को स्वर्ण अथवा अपने घरेलू मुद्रा में विदेशी मुद्रा मूल्य चुकाना पड़ता है। विदेशी मुद्रा के इस प्रकार के लेन देन को 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, सदस्य राष्ट्र की मुद्रा कोष के पास इसके निर्धारित अभ्यंश 200% से अधिक नहीं होने चाहिए। दूसरा, सदस्य राष्ट्र 1 वर्ष में अपने अभ्यंश के 25% से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं कर सकता। ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के प्रमुख कार्य। अब मैं बताना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों की प्रगति अथवा उपलब्धियाँ। पहला है सदस्य संख्या में वृद्धि। सदस्य संख्या में वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी उस समय 1 मार्च 1947 को मुद्रा कोष के केवल 40 सदस्य थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 184 हो गए हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाली वृद्धि के अनुरूप मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करने में सफल हुआ है। वर्तमान में 21,200 करोड़ रुपए HDR कर दिया गया है। तीसरा है अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय साख की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों के लिए अल्पकालीन साख की व्यवस्था करता है। अल्पकालीन साख निम्नलिखित सुविधाएं हैं। आकस्मिक एवं विस्तृत व्यवस्थाएं। दूसरा है विशेष सुविधाएं। तीसरा है संरचनात्मक समायोजन सुविधा एवं व्यापक संरचनात्मक समायोजन सुविधा। चौथा है उपलब्धि विदेशी भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था। विदेशी भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार पर भी अनेक प्रतिबंध थे। मुद्रा कोष इन्हें कम करने तथा विदेशी भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था स्थापित करने में सफल हुआ है। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मुद्रा कोष के माध्यम से वृद्धि हुई है। संसार में निर्यातों का मूल्य 1948 में 53 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 2000 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। मुद्रा कोष का एक प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रस्तुत करना जहां संसार के अधिकतर देश परस्पर सहयोग द्वारा मौद्रिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 7वां है कोष तथा तकनीकी सहायता। तकनीकी सहायता भी सदस्य देशों को प्रदान करता है, जिससे सुचारू रूप से कार्य कार्यान्वित हो सकते हैं। 8वां है प्रशिक्षण प्रणाली। कोष 1951 से सदस्य राष्ट्रों के उच्चाधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, आर्थिक विकास, वित्त व्यवस्था आदि से संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 1964 में एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से
सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों एवं संगठनों से भी संपर्क रखता है और उनके अधिकारी आपस में सभा में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ प्रमुख नाम हैं: विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, संयुक्त राष्ट्र संगठन आदि। 10वां है विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी परामर्श। कोष सदस्य राष्ट्रों को जिनकी स्थिति बहुत खराब होती है, विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी परामर्श देता है और इस प्रकार वे राष्ट्र अपनी वित्तीय नीतियों में आवश्यक सुधार कर लेते हैं। इस प्रकार से ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलताएं। अब मैं आना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की क्या स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत आरंभिक 44 देशों में से एक है जिन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया। शुरू में भारत उन 5 देशों में था जिनके अभ्यंतर सबसे अधिक थे, अतः भारत को मुद्रा कोष के संचालक मंडल में स्थायी स्थान दिया गया था। किंतु 1970 के बाद अन्य देशों का कोटा अधिक हो जाने के कारण संचालक मंडल में भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। भारत को मुद्रा कोष से लाभ। पहला लाभ है कोटा में वृद्धि। सदस्यता के समय भारत का कोटा $400 मिलियन था। 1992 में बढ़कर $3055.5 मिलियन हो गया, जो बढ़कर 4158.2 मिलियन SDR हो गया है। इस प्रकार से समय के साथ साथ भारत के कोटा में वृद्धि होती चली जा रही है। विदेशी मुद्रा की उपलब्धता। कोष का सदस्य होने के कारण भारत को आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्राएं IMF से उपलब्ध होने में सुविधा हो गई है। भारत ने कोष की सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग किया है। तीसरा है संकट में सहायक। भारत को अपने भुगतान असंतुलन को दूर करने में मुद्रा कोष से यथासंभव सहायता मिली है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं के अंतिम वर्षों में प्रायः भारत को विदेशी विनिमय संकट का सामना करना पड़ा और मुद्रा कोष ने उस समय उदारतापूर्वक सहायता दी। चौथा पॉइंट है विश्व बैंक की सदस्यता। मुद्रा कोष की सदस्यता के फलस्वरूप भारत विश्व बैंक का सदस्य बन सका है, जिससे भारत को आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक सहायता मिली है। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विनिमय मान। मुद्रा कोष की सदस्यता के फलस्वरूप भारत की मुद्रा का संबंध संसार के सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं से जुड़ गया है। फलस्वरूप भारत के 2 लाभ हुए। प्रथम, भारत किसी भी देश में सरलता से भुगतान कर सकता है। दूसरा, भारत स्टर्लिंग के गठबंधन से मुक्त हो गया है। छठवां है आर्थिक परामर्श में उपलब्धता। देश की आंतरिक, मौद्रिक व आर्थिक समस्याओं पर कोष ने भारत को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सातवां है नीति निर्धारण में हाथ। भारत 1970 तक अपने अभ्यंतर के कारण स्थायी सदस्य कार्यकारिणी मंडल में नियुक्त करने का अधिकार था। इस रूप में भारत ने मुद्रा कोष की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1970 के बाद भारतीय प्रतिनिधि का श्रीलंका एवं बांग्लादेश के सहयोग से कार्यकारिणी संचालन मंडल में चयन किया जाता रहा है। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि। मुद्रा कोष का सदस्य बनने के बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात पर ध्यान दिया जाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कोष स्थापित करने की सलाह पर मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने अपनी सहमति व्यक्त की है। वित्त पोषक राष्ट्र में शामिल। भारत, जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण लेता रहा, अब उसके वित्त पोषक राष्ट्रों में भी शामिल हो गया है।
इस प्रकार से मैं आप लोगों को संक्षिप्त में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जानकारी दी। धन्यवाद।